अच्छा सर, अब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक दो सवालात कर लेते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप पाने के लिए। सही है जी। तो हम रीड कर लेते हैं अगेन। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि जब आपने अपने एसेट की कैरिंग अमाउंट निकाल ली है और कोई इवेंट आपको दिखा जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका एसेट इम्पेयर हो चुका है, उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आ चुका है अदर देन द फैक्टर ऑफ यूजेज, तो आप फिर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हो। और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, बल्कि तीन चीज़ें कहें। एक तो कैरिंग अमाउंट अभी किस पे कैरी हो रहा है, और सर रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ कि आप उसको बेच के कितना रियलाइज करेंगे, रिकवर कर पाएंगे, और उसको यूज करके कितना रिकवर कर पाएंगे। तो यू नीड टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन कि भाई क्या आप उसको यूज करके रिकवर करेंगे या उसको बेच के करेंगे। अगर यूज करके करेंगे तो आप उसको कहेंगे वैल्यू इन यूज। और वैल्यू इन यूज कैसे निकलती है, आप देखते हैं कि भाई आज के आगे ये एसिड मुझे कितने पैसे जनरेट करके देगा। तो मेरी ऊपर बेसिक एग्जांपल के अंदर वो था कि भाई आपको 1 20 जनरेट करके देगा, बट वो फ्यूचर वैल्यू थी। आप कंपैरिजन आज कर दो, फ्यूचर वैल्यू ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगी इन्फ्लेशन की वजह से। आप उसमें से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हटाएंगे तो आज की वैल्यू आ जाएगी डिस्काउंटिंग के साथ। आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू इन यूज ज़्यादा है या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज़्यादा है, विच एवर इज हायर आपकी बन जाएगी रिकवरेबल अमाउंट, जो आप इस एसेट से रिकवर कर सकते हैं। बात क्लियर है। आज जी देखते हैं एक सवाल। हमने कहा बाबू लिमिटेड परचेज एन एसेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1.5 मिलियन ऑन January 1, 2016। अच्छा भाई, हमने कहा कि January 1, 2016 पे इन्होंने बाबू ने एक एसेट परचेज किया है। सही जी। हमने कहा एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से भाई, 1.5 मिलियन। ये आ गया जी। ओके, हमने कहा ये बन गई पहली एंट्री हमारी। कौन सी डेट के ऊपर सर? ये है January 1, 2016। ये हो गई जी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि द एसेट इज डेप्रिशिएटेड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 15%। अच्छा भाई, एट द रेट ऑफ 15%। तो हमने कहा कि भाई आपने दिसंबर 31, 2016 पे एक डेप्रिसिएशन बुक किया होगा 15% का। तो आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और आप सीधा एसेट क्रेडिट करते हैं, अज्यूमिंग के बुक वैल्यू पे लेके चल रहे हैं हम अकाउंट को, अक्यूमुलेटेड को अलग से नहीं रखा हुआ। सही जी। या आप ये कर लें सर, एसेट स्लैश अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही जी। हमें इसका डिस्क्लोजर इम्पैक्ट भी देखने बाद में। हमने कहा ये आ गया ये वाली अमाउंट। अच्छा भाई, अब वो कह रहा है आगे, ऑन 31 दिसंबर 2017 द एसेट शोड एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। वही डैमेज हुआ होगा व्हाट्सएवर, कोई भी जो है इम्पेयरमेंट इंडिकेटर होगा, जो आगे भी सीखने हैं मजीद इम्पेयरमेंट इंडिकेटर पर, अभी उसको डैमेज तक रखें। ऑन 31 दिसंबर 2017 द एसेट शोड एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट एंड इम्पेयरमेंट टेस्ट वॉज कैरिड आउट। जब इंडिकेशन आई इम्पेयरमेंट की तो इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरी किया होगा, और इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए मैंने निकाली होगी उसकी रिकवरेबल अमाउंट। बट बिफोर दैट हमें इसको उठा के लेकर आना है ऑल टुगेदर 31 दिसंबर 2017 पे। तो सर क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो हमने कहा इसमें से ये माइनस करके जो बुक वैल्यू आई, इसमें से ये वैल्यू माइनस करके जो बुक वैल्यू आई उसके ऊपर 15% चिपका दिया। अब मैंने कहा मेरे एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है सर, वो आ रही होगी दिस माइनस दिस माइनस दिस। ये आ गई मेरे एसेट की कैरिंग अमाउंट। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई ये कैरिंग अमाउंट कब की है, एज एट 31 दिसंबर 2017। ये मेरे एसेट की कैरिंग अमाउंट है। अब मुझे क्या चाहिए सर, रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट के लिए आप सवाल में गए तो आपने देखा वैल्यू इन यूज दी हुई है 1,050,000 की, यानी अगर उसको मैं यूज करूं फ्यूचर में जितने कमा के देगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है, आज की वैल्यू ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये एसेट आज मैं देखूं अगर आगे तो ये कमा के देगा। तो उसमें से मैंने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट खंगार दिया कि भाई महंगाई की वजह से कितना कैश ऊपर गया होगा, वो हटा के तो आज देख लो एसेट कितने का है, आज उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी यूज़ करने के साथ मुझे कितना जनरेट करके देगा कैश, तो वो उसकी रिकवरेबल अमाउंट हो गई। तो हमने कहा भाई 1,050 करके देगा। और फेयर वैल्यू अगर एसेट की देखूं तो हमने कहा भाई वैल्यू इन यूज़ है 1,050,000,000,
सही है जी। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मुझे देखनी होती है, तो मेरे एसेट की फेयर वैल्यू आ रही है 1.1 मिलियन माइनस 40,000। तो हमने कहा 110,000,000 ये आ गया। अच्छा, अब अगर मैं देखूं इन दोनों में से सर हायर कौन सी है? सर ये हायर है। सो अगर ये हायर है तो हमने कहा मेरे लिए जो मेरी रिकवरेबल अमाउंट है वो ये है। इसको हम येलो कर लेते हैं। तो हमने कहा मेरी रिकवरेबल अमाउंट आ रही है सर ये वाली, ये हायर है। यानी टेक्निकली अब मैं यूज़ करने से कम पैसे कमा रहा हूँ और बेचने से ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट मेरी ये है। तो मैंने कहा कि सर मेरी इम्पेयरमेंट कितनी दिख रही है? सर आपने कहा आपका आ गया इम्पेयरमेंट लॉस, और इम्पेयरमेंट लॉस की आप वर्किंग के बाद एंट्री बनाएंगे कुछ इस तरीके से, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और सर अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट। कितने से सर? 23750 से। अच्छा, अब मैं अगर आपको बच्चों इसके नोट्स के एक्सट्रैक्ट बताऊं, नोट्स के, प्लीज़ खुदा के वास्ते देखना इधर, ये तुम लोगों के पेपर के लिए बड़ा अहम है। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही जी, आपने कहा नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले क्या आते हैं? बैलेंसेस ओपनिंग कॉस्ट एज एट जनवरी 1, 2017 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज एट जनवरी 1, 2017। सही है जी। आपने कहा ये एसेट है, कॉस्ट कितनी थी भाई? आपने कहा कॉस्ट इस एसेट की थी 1.5 मिलियन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने रखा हुआ था इतने का। मैं फिर बता रहा हूँ, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव सिखा रहा हूँ आपको डिस्क्लोजर के साथ। ये आपकी एसेट की ओपनिंग बुक वैल्यू थी। फिर आपने दो अकाउंट खोलना सीखे हैं, कॉस्ट का और सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्लैश इम्पेयरमेंट। तो ये मैंने इम्पेयरमेंट क्यों डाला अभी बताता हूं। आपने कहा बैलेंस एज एट जनवरी 1, 2017 ये है। आपने कहा इसका बैलेंस एज एट जनवरी 1, 2017 ये है। आपने कहा सर कोई एडिशन डिस्पोजल कुछ भी नहीं है, तो मैं यहां पे सिर्फ लिख देता हूं एडिशन 0 है, डिस्पोजल भी 0 है। आपने कहा कि सर अब मैं लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो आपने कहा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितने का है? वो ये रहा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपका कुल मिला के डेप्रिसिएशन, प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, कुल मिला के अगर मैं देखूं तो आपका डेप्रिसिएशन ये था। यूजुअली यहां पे सवाल खत्म हो जाता है। यूजुअली यहाँ पे जब एडिशन डिस्पोजल नहीं है तो कॉस्ट का अकाउंट ये था, इसके अगेंस्ट में यूजेज इतनी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ यूजुअली सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता है, जो मैं भी करके दिखा रहा हूँ। यूजुअली यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसे? 1083750 पे देखो ये रहा 1083750 पर सर ये कैरिंग अमाउंट है बिफोर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। तो जब भी आप डिस्क्लोजर का सवाल करेंगे, जो मैंने आपको सीक्वेंस सिखाई है कि सबसे पहले एडिशन होगा, डिस्पोजल होगा, फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होगा, जो एसेट बिक गया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देंगे, और फिर जो एसेट बच गए, खुदा के वास्ते ख्याल रखना कि कहीं कोई उसकी इम्पेयरमेंट तो नहीं है। अगर इम्पेयरमेंट है तो उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करके उसको यहाँ पार करना होगा। तो मैं टेक्निकली यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे ऑल टुगेदर करेंगे क्या, वो मैं सिखा रहा हूँ। आपने ये तो कर लिया यहाँ तक, ये अप्रिशिएटेड बात है, पर मैंने कहा कि अब आप इसके बजाय आप कॉस्ट भी ये लेंगे, ये ले लिया आपने। सही जी, ये यहाँ तक सही है, ये भी यहाँ तक सही है, और ये यहाँ तक सही है। पर अब आगे आपने यहाँ पे क्या करना है सर? आगे आपने यहाँ पे इम्पेयरमेंट फॉर द ईयर, जैसे ऊपर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आता है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इम्पेयरमेंट फॉर द ईयर। तो ये भी आप ही ने करना है।
तो जब इम्पेयरमेंट फॉर द ईयर आया तो वो कितना आया है सर, इम्पेयरमेंट फॉर द ईयर आया इतना, यानी आपके एसेट में इतने की मजीद कमी आई है। तो देखो हेडिंग क्या थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट, यानी सर देखें अभी भी सिंपल कहानी वही है कि साल के शुरू में एसेट कितना था, साल के शुरू तक एसेट यूज़ कितना हो चुका था, फिर आपने कहा कि कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है, आपने कहा साल के शुरू तक का यूजेज इतना था, फॉर द ईयर में इतना यूज़ हुआ, तो आप यहाँ पे साइड में वर्किंग कर लेंगे कि आपके यूजेज के बाद कैरिंग अमाउंट कितनी बनती है, और फिर अगर इम्पेयरमेंट आती है तो मजीद यहाँ पे बुक करेंगे ताकि आपका एसेट मजीद गिर जाए। यानी ये वाला अकाउंट ये बता रहा होगा कि अब आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो है यूज़ होने वाली, उसके अलावा आपके पास अब जो मौजूद है वो क्या मौजूद है, इम्पेयरमेंट लॉस, जो कि अराइज हुआ है अदर देन यूजेज से, जो कि हम कहते हैं कि भाई एसेट के डैमेज होने से। बात क्लियर है। तो अब हमने कहा कि मेरे पास जब ये 440 आ गया, तो अब जब मैं इसमें से ये माइनस करूँगा तो टेक्निकली मैं अपनी किस पे आ गया, कैरिंग अमाउंट स्लैश रिकवरेबल अमाउंट पे। पर ये कब होगा, जब आपका एसेट डैमेज हो या इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन हो, अदरवाइज ये 23750 बुक करने की कोई नीड नहीं थी। आप देखें यहाँ पे क्या आ रहा था 1060000, तो ये इम्पेयरमेंट माइनस करने के बाद था ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि इसका डिस्क्लोजर का इम्पैक्ट। अगेन बच्चों डिस्क्लोजर में खुदा के वास्ते बहुत ज़्यादा मोहतात रहना कि ओपनिंग सही है, ओपनिंग, उसके बाद एडिशंस, उसके बाद डिस्पोजल, और फिर आप 3-4 लाइनें खाली रखते हैं। अगर मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन भी डाल दूँ आपके लिए, 3-4 लाइनें खाली रखें, सही है जी। फिर आप आ जाएं एक्यूमुलेटेड पे, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर तक का यूजेज, फॉर द ईयर का यूजेज आप ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन का जो हमने निकालना सीखा हुआ है। फिर जो एसेट्स बिक गए उसके रिलेटेड जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कटा दो, रिमूव कर दो, और फिर वो एसेट जो रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं, जो फेयर वैल्यू पे जाएंगे, उसका एक्यूमुलेटेड भी कॉस्ट में नेट कर दो। याद आ रहा होगा मैंने बखूबी सिखाया हुआ है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? ताकि आपका एसेट कैरिंग अमाउंट पे आ जाए, और फिर उसको फेयर वैल्यू पे ले जाओ, वो ऊपर जो हमने सीखा हुआ है। बट अब अगर आपको पता लगे कि किसी भी लाइन आइटम के अंदर कोई इम्पेयरमेंट है, तो साइड में उसकी कैरिंग अमाउंट निकाल लेना। पर साइड में उसकी कैरिंग अमाउंट कैसे निकालोगे, अभी मैं कॉम्प्रिहेंसिव सवालात भी करा दूंगा उसके ऊपर। साइड में उसकी कैरिंग अमाउंट ऐसे निकालोगे आप कि आपने कॉस्ट पकड़ी, जो बॉटम लाइन पे कॉस्ट है, जैसे यहाँ पे 1.5 मिलियन है, ये रही ये वाली, आपने ये पकड़ी, आपने कहा कि भाई इसमें से ये वाला और ये वाला अक्यूमुलेटेड माइनस कर दो ओपनिंग और प्लस फॉर द ईयर का, तो आपके पास साइड में कैरिंग अमाउंट आ गई। ये आपकी वर्किंग है, ये आपकी वर्किंग है। आपने कहा इस कैरिंग अमाउंट को मैंने ऐसे ही साइड में कंपेयर कर लिया रिकवरेबल अमाउंट से। अगर रिकवरेबल अमाउंट इससे ज़्यादा थी आपने कुछ भी नहीं करना था। क्यों? क्योंकि वो गेन रिकॉग्नाइज होगा जब बेचोगे, क्योंकि आपका कोई फेयर वैल्यू मॉडल नहीं है इस एसेट के लिए जिसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है। तो आपने कहा कोई मसले वाली बात नहीं, कहानी खत्म हो जाती। पर अगर इम्पेयरमेंट है तो इम्पेयरमेंट का यहाँ पे लॉस बुक होगा, तब जाके आपका एसेट कम होगा। बात क्लियर है? तो टेक्निकली अब ये जो अकाउंट है ये वाला, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात क्लियर है? तो सर ये था आपका डिस्क्लोजर का इम्पैक्ट, जो कि आपको बखूबी पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो पेपर है ये सिर्फ अकाउंटिंग का नहीं है, रिपोर्टिंग का भी है। अभी आगे बहुत से कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं, बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, टेक्निकलिटीज़, कनेक्टिविटी बाकी है। जज़ाकल्लाह।